हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक कहाँ पे है? यूजीसी नेट पेपर 1 का जो यूनिट है ना, आपकी यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की जो यूनिट है, वहाँ पे ये टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे इन्वायरमेंट साइंस का जिक्र होता है, तो ये हॉट टॉपिक होता है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपल्सरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस हो, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से, आराम से इस टॉपिक को सुनना है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई एग्जाम में तो पक्का ही मिलता है। तो यूजीसी नेट में भी बहुत स्वाभाविक है कि मिलेगा। और कहाँ से कौन कौन से एग्जाम्स में कब क्वेश्चंस पूछे गए, वहाँ भी बात करते रहेंगे। बहुत आराम से करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, और इसको हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक है। चलो क्या होता है, इसके बहुत बेसिक से समझना है। ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी बना दी, ठीक है, अर्थ, ठीक है, बना दी, बस आराम से बनानी है। अर्थ बना दी, पृथ्वी बना दी, ठीक है। अरे पृथ्वी होती कैसी है बताओ रे, कैसी होती है? कमेंट बॉक्स में बताना कैसी होती है, शेप कैसी होती है बताना एक बार, ठीक है। ये अर्थ है, और अर्थ में के ऊपर आपको एक बात तो पता है कि एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर है, ठीक है ना, जिसको हमने एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर के हिसाब से लेयर को हमने डिवाइड किया हुआ है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि अर्थ की जो सरफेस है, या फिर हम इक्वेटर से लेते हैं उसकी, अगर पोल से भी हाइट ले लेते हैं, अगर इक्वेटर से हाइट लेते हैं तो जैसे अर्थ की यूं हाइट लेनी है, ठीक है ना, तो आपको बताओ ऊपर जाओगे तो एयर की जो डेंसिटी है वो कम होगी या ज़्यादा? ऊपर जाते हैं तो मुझे ये बताओ, एयर की डेंसिटी कम होती है या ज़्यादा? वायु का घनत्व कम होता है या ज़्यादा? आपको पता है एयर की डेंसिटी ऊपर जाते हैं तो कम होती है। जोर लगा के सांस लेना पड़ता है ना, जब आप कहीं पे घूमने जाते हो, मतलब हिल स्टेशन पे, तो थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ डेंसिटी कम होती है। तो एयर की डेंसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पे जब ये सरफेस अर्थ के इक्वेटर से लेयर में डिवाइड किया गया, ऐसे पढ़ते हैं ना लेयर, अगर मैं नाम लूंगा ना लेयर का तो आपको याद आ जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे पहले ये बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे होती है एक लेयर, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फेयर, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल, ठीक है, ये बोलते हैं। वेरी गुड। सबसे ऊपर की ये होगी। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, सबसे ऊपर की मतलब अर्थ के बिल्कुल पास वाली, ठीक है। फिर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद होती है मीजोस्फेयर, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं मध्य मंडल, ठीक है ना, मध्य मंडल। उसके बाद कौन सी लेयर होती है? उसके बाद होती है आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, ठीक है, आयनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर, या फिर हिंदी में बोल देते हैं आयन मंडल। ये तो पता ही है सबको, बहुत बेसिक बात है सर, सब पता है हमें। और इसके बाद है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। इसके बाद है एक्सोस्फेयर या फिर बहिर्मंडल। बात समझ में आ गई? ये लो, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी ना कि ऐसे ऐसे होता है सर, हमें समझ में आ गया। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ रहे हैं, भूलने नहीं दूंगा हम क्या पढ़ रहे हैं। और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की जो यूनिट है वहां पे आता है ये, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक सन बना देता हूँ, रेड बना देता हूँ सन, क्योंकि बहुत एनर्जी होती है। तो ये सूर्य बना दिया, सन बना दिया। दिख रहा है क्या सर? रेड रेड दिख कम रहा है ना? नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। ये सन बना दिया, सूर्य बना दिया, पुत्र वाला नहीं, सन सूर्य वाला बना दिया, सूर्य वाला। चलो वेरी गुड, बना दिया। और आपको पता है सन से रेज आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। तो सन से रेज आई, ये आई 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 और पृथ्वी से टकरा गई पृथ्वी से। हाँ जी, टकरा गई। अब टकराएगी तो फिर क्या होगा? कुछ तो जो ये रेडिएशन टकराई है ना, ये सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराई है, तो कुछ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि अवशोषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवशोषित हो जाएगी, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये बात तो ठीक है। अरे होती है कि नहीं होती है?
होती है ना, और कुछ क्या हो जाएगी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, यहाँ से टकरा के वापिस चली जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल बेसिक सी बात है, बताओ है कि नहीं। ठीक है, आपको खींच के कोई रैप्टा मार दे, थप्पड़ यूं मारा ना, तो यहाँ पे गाल थोड़ा सा गर्म होता है कि नहीं होता, क्योंकि आपकी गाल ने कुछ एब्जॉर्ब करा, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद देखो कि भाप सी निकल रही है, कुछ ऐसा होता है ना, अगर जोर का रैप्टा पड़ जाए तो वो निकल रही है, मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, वहां से परावर्तित हो रही है, ठीक है ना, अपवर्तित हो रही है। ये सारी अपवर्तन तो अंदर की तरफ जाता है, ये परावर्तन होता है, ठीक है ना। अपवर्तन वो पेंसिल वाला नियम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, पहले तो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होगी, और 100% कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मान लो सूर्य से मान लेते हैं ना, मान लो 100% आई ना, तो 100% कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि आइडल ब्लैक बॉडी नहीं होती है कोई भी, ठीक है ना। आइडल में ब्लैक बॉडी में होता है 100%, तो ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो अवशोषित कंप्लीट तो होगी नहीं, कुछ अवशोषित हो जाएगी, और जो बची है वो क्या हो जाएगी, अरे क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्ट। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रिफ्लेक्ट, ठीक है, हो जाएगी जी, ठीक है, चलो बात ठीक है। ये प्रोसेस नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल है, बताओ, प्राकृतिक है या कृत्रिम। ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, अवशोषित होती रहती है, परावर्तित होती रहती है, ये बात ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, अर्थ का एक एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत तापमान बना रहता है, ठीक है ना। इस नेचुरल प्रोसेस से, इस प्राकृतिक प्रक्रिया से पृथ्वी का एक औसत तापमान बना रहता है, एवरेज टेम्परेचर बना रहता है, और वो कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्या पूछेंगे कि पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो आप बताओगे पृथ्वी का औसत तापमान होता है +15 डिग्री सेल्सियस, ये होता है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये नेचुरल प्रोसेस है, ये है नेचुरल प्रोसेस, ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं, ये ठीक है। अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा तो टेम्परेचर या तो बहुत कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसी भी स्थिति आ सकती है ना। ये कैसे आएगी, इस बात को समझना। अब एक बात बताओ, प्रकृति के अंदर क्या कार्बन अच्छा एक बात और, मैं कुछ आपको अभी एक बात बता देता हूं, चित्त को रिलैक्स कर रखे, मन की शांति से सुनना। ये बात जो मैं बता रहा हूं, आपको ग्रीन हाउस गैसेज के नाम पता है क्या, पहले ये बताओ। मैं मुख्य मेन ग्रीन हाउस गैसेज के नाम बता रहा हूं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है। देखो आप कनेक्टिविटी बना के रखना, चित्त को रिलैक्स रखे, शांति से, प्लीज। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, यहां तक बात समझ में आ गई, नहीं आई तो दोबारा सुन लो प्लीज, ठीक है। अब क्या मैं बता रहा हूं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ये मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, ये आपसे पूछ भी लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। मीथेन ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। CFC ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। और जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन दो जगह पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में यानी कि यहां पे, और यहां पे भी पाई जाती है, कहां पे, स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाई जाती है। और जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में यानी कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है ना, यहां पे वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट काम करती है, और वो ग्रीन हाउस गैस होती है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, यानी कि जो क्षोभ मंडलीय ओजोन होती है वो भी ग्रीन हाउस गैसेज है। नॉक्स में N2O, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज है, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। वाटर वेपर, जल वाष्प, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर। ये सारे के सारे क्या है, इतने अगर नाम याद रख लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेज है। इनकी वजह से यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इन गैसेज की वजह से। तो आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि नीचे लिखी हुई में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो इनमें से कोई दिखे वो ग्रीन हाउस गैस है, इतनी याद कर लोगे तो बहुत है। क्यों कह रहा हूं मैं इतनी याद कर लोगे, एक बार नीट जो MBBS के एंट्रेंस के लिए लेते हैं ना 12th के बाद, रे मेडिकल में नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कि नीचे लिखी हुई में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखना, नहीं है की बात कर रहा हूं, और वहां आंसर जाना था SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गया। मैंने यहां बताया एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का कितना होता है, औसत तापमान +15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है, ये दो क्वेश्चन की बात होगी। अब कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, समझ में आएगा।
ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। और आप बताओ क्या इन्वायरमेंट में प्रकृति के द्वारा बाय नेचर ये गैसेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बताओ, प्रकृति के द्वारा भी तो होगी, क्यों होगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाय नेचर होगा कि नहीं होगा? भी क्यों नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा। हम रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, या तरह तरह के जो नेचुरल प्रोसेस चलते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन तो नेचुरली भी होगा। तो प्रकृति ने भी कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ कंसंट्रेशन यहाँ है, कोई बात नहीं। मीथेन भी है, कारण है क्योंकि जितने भी जैसे ये पैडी जो खेत होते हैं ना, जो चावल वगैरह के खेत होते हैं, या फिर जो बकरी वगैरह होती है, जो इनसे भी ये निकलती है, ठीक है ना। अरे जुगाली वगैरह से, देसी भाषा में आप सब समझते हो, ठीक है। तो ये मेथेन वगैरह भी निकलती है, जहां पे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वहां भी निकलती है। तो नेचुरल प्रोसेस में भी मीथेन होती है, ठीक है। चलो मीथेन है, ठीक है। और सारी लगभग गैसें नेचुरल प्रोसेस में होती है जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये जो नेचुरल प्रोसेस में है, तो ये क्या करेगी, ये इसको रोकेगी, किसको? ये जो यहां पे एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और जो परावर्तित हो रही थी, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो इसको रोक लेगी, ठीक है। ये नेचुरल है। मान लेते हैं नेचर में, प्रकृति में इतने ही कार्बन डाइऑक्साइड थे। कितने थे? एक बार देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं इतने कार्बन डाइऑक्साइड थे बस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड थे, तो ये 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यार, 3 कार्बन डाइऑक्साइड थे और 1 मेथेन था। तो ये प्रकृति ने इतना ही फिक्स कर रखा था, भाई इतना है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये कितना रोकेंगे? ये अपनी नेचुरल जितनी इनकी प्रवृत्ति होगी उतना रोकेंगे। लेकिन हमने क्या करा है? हमने क्या करा है? ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, बाय एंथ्रोपोजेनिक रीजन जिसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमने बढ़ा दी है। अरे बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए? अब तो 407 ppm से भी ऊपर आ गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने बढ़ा दी, लो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, लो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी, मीथेन भी बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है, प्रोडक्शन कर करके। ओजोन भी बढ़ा दी, क्योंकि स्प्रे वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, और ये वो तो ओजोन डिप्लीशन में पड़ेंगे। ओजोन का जो यूज हो रहा है ना, ओजोन का जो यूज हो रहा है, ओजोन बनती कैसे है? ओजोन कैसे बनती है आप बताओ? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। कैसे बनती है? आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट का मतलब पता है क्या होता है? मैं बोल तो रहा हूं। प्राइमरी या प्राथमिक प्रदूषक वो होता है जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकलता है। जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, कार खरीदी, और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, आपने फ्यूल जलाया, तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक है। लेकिन ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली नहीं निकलते, रिएक्शन करके बनते हैं, उनको सेकेंडरी पोल्यूटेंट या द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंट में मान लेते हैं NO2 घूम रहा था, किसी व्हीकल से निकला, तो इस पे यूवी रेज पड़ी। क्या पड़ी? यूवी रेज पड़ी, ठीक है। तो ये गर्म हुआ, और किसी भी रिलेशन को तोड़ने के लिए टेम्परेचर की बहुत जरूरत होती है। तो इस पे पड़ी और ये टूट गया, NO+O में टूट गया। और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन घूम रही थी, इसने इससे रिएक्शन करा और ओजोन बन गई। तो आप देखो, बात तो थोड़ी समझनी पड़ेगी ना। ओजोन डायरेक्ट निकली क्या किसी चीज से? बताओ, डायरेक्ट नहीं निकली। इन्वायरमेंट में तो कुछ और था पहले, ठीक है ना, उसने वो टूटा, रिएक्शन करके एक नया पोल्यूटेंट बना, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीयक प्रदूषक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ये आपका NO2 वगैरह दिनों दिन ज्यादा ही निकल रहा है, तो ओजोन की भी क्या है, प्रवृत्ति बढ़ी रही है, यानी कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बढ़ी रहा है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहा हूं, तो ये CFC भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बढ़ रहा है, और ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर भी बढ़ जाती है। तो जितना भी नेचुरल प्रोसेस था, जितनी नेचर ने कहा था कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे ज्यादा होएगी तो दिक्कत हो जाएगी, इतनी मीथेन होनी चाहिए, इतना ओजोन हो तो कोई बात नहीं है ट्रोपोस्फेरिक। लेकिन हमने गड़बड़ कर करके इसकी चीज बढ़ा दी। अरे बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, बता दो। बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ा दी, ठीक है। अब बढ़ाएंगे तो ये जो रोकने की क्षमता है, ये रोकने की क्षमता है, ये बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी इनकी? पहले मान लेते हैं एक किरण रुक रही थी, पहले एक किरण रुक रही थी अगर प्रकृति में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गई, मीथेन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मीथेन बहुत ज्यादा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स बढ़ गए, तो ये रुकने वाली किरणों की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? ऐसे मान लो, और बढ़ेगी तो टेम्परेचर यही रहेगा, अरे यही रहेगा, और ये पृथ्वी पर आएगा, और इससे क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो आप समझे कि नहीं समझे कुछ बात को? क्या हो जाएगी? अब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। वैश्विक तापन जिसको बोलते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ये तो क्या हुआ, प्रकृति के द्वारा जितनी एक नेचुरल अमाउंट थी उसको हमने बढ़ा दिया एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ, टेम्परेचर बढ़ना क्या होता है, वार्म होना, और पूरी पृथ्वी वार्म हो रही है इस इफेक्ट से, तो इसको बोल दिया ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ये बात ठीक है, ये हमें कुछ कुछ समझ में आ गया है क्या? आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो फिर समझ लेना, मतलब वीडियो दोबारा से सुन लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कह रहे हो कि सर प्रकृति के द्वारा कुछ तो है, भाई इतनी तो है ही ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए तो इसका टेम्परेचर +15 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप क्या करो, पूरा साफ कर दो, पूरा साफ कर दो, बोल दो जी मैं तो ये लो, एक भी ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ूंगा, एक भी ग्रीन हाउस गैस छोड़नी नहीं मेरे को, लो बिल्कुल नहीं छोड़नी ग्रीन हाउस गैस, आप बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस को छोड़ ही नहीं रहे। लो भाई आपने क्या करा, ग्रीन हाउस गैस को बिल्कुल छोड़ा नहीं, ठीक है। तो छोड़ा नहीं आपने ग्रीन हाउस गैस को, तो यहां आई टकराई, अरे आई और टकराई और सारी की सारी बाहर निकल गई, क्योंकि कोई रोकने वाली तो आपने छोड़ा ही नहीं, अरे रोकने वाली को तो छोड़ा ही नहीं, वो तो चली गई, ठीक है, आपने साफ कर दिया, तो सारी की सारी बाहर चली गई, इसलिए इसका टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत कम हो जाएगा। अरे बहुत कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और वो फ्रीजिंग पे आ जाएगा, और वो बहुत कम कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस से -19 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है वो, ठीक है ना। तो ये इस टेम्परेचर में आप सर्वाइव कर पाएंगे क्या? अरे रह पाएंगे क्या पृथ्वी पे? नहीं रह पाएंगे। तो ग्रीन हाउस गैस का होना जरूरी है, लेकिन वो नेचुरल जो एक कॉम्बिनेशन है उसमें ही होना जरूरी है। बहुत ज्यादा हो गई तो दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्लीट ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर दिया जाए तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो उसमें ऑप्शन था -19 डिग्री सेल्सियस। तो ये राइट आंसर जाना था। अरे बात समझे कि नहीं समझे? समझ तो गए होंगे आप, बहुत समझदार हैं आप, ठीक है ना। ये बात समझनी थी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से, या फिर या हम ये कहें कि अगर जो गैस है ग्रीन हाउस गैसेज वो बढ़ जाती है तो क्या होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि वैश्विक तापन होता है। और वैश्विक तापन होगा तो क्या होगा, आपको पता है, वैश्विक तापन होगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी का लेवल बढ़ जाएगा, और सी का लेवल बढ़ गया तो जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, आपको पता है वो कितना डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर पे भी बहुत गंदा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हमें टेंशन होती है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्राएं नहीं बढ़नी चाहिए। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ती है तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, वैश्विक तापन हो जाएगा। ये बात थी। अब बात कुछ समझ में आई कि नहीं, हजम हो रही है कुछ बात? चलो वेरी गुड। और बात क्या करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए आप, अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप बता दोगे, नहीं तो फिर मेरे मुंह की तरफ देखोगे। पक्का ध्यान है मुझे। क्या ध्यान है देखना, अभी बताऊंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना। मुझे लगता है आप बता दोगे, बहुत समझदार हैं आप। मैंने क्या कहा, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा यहां से किरणें आई, किसकी? सन रेज आई, मान ली भी सन की रेज आ रही है, ठीक है, आ गई और जा रही थी, तब रोकने की कोशिश की किसने? ग्रीन हाउस गैसेज ने, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेज तो पहले भी थी यहां पे, अरे थी कि नहीं, मेरे को बात समझ रही हो कि मेरी बात, पहले यहां थी कि नहीं ग्रीन हाउस गैसेज? अरे थी ना, यही तो है ग्रीन हाउस गैसेज, ये रही मान लो। तो ये आती हुई को क्यों नहीं रोकती? आती हुई को नहीं रोकती, जाती हुई को रोकती है, ऐसा क्यों? मतलब आ रही थी तो एकदम से आने दिया, मैंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। लिया था क्या नाम भाई? आ गई फटक से। लेकिन मैं कह रहा हूं जब टकराई तो जा रही थी तब रोक लिया, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछ लिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा, मैं बता दूं, चलो बता देता हूं। जब आ रही होती है ना, तो आ रही होती है तो इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है। और जब जा रही है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य है, आती है तो बहुत कम होती है और जाती है तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लैम्डा जैसे जिसको लिखते हैं, ठीक है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे समझे क्या? तो आप कहोगे इस तरंग दैर्ध्य से क्या हो गया? क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, बता दूं क्या? अरे बता देता हूं, कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, E बराबर
एच न्यू ऐसे लिखते हैं। आपको इतनी बात याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ी सी बता रहा हूं आपको। ये देख लेना, न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा, और इसका सीधा सा मतलब है ई यहाँ पे एनर्जी है और लैम्डा यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। बस ये रिलेशन अगर याद रह जाए, बहुत ही एडवांस कुछ काम कर रहे हो और कोई पूछ ले इंटरव्यू वगैरह में, तब की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली, ठीक है ना। तो याद रखना, जैसे जैसे ये बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी कम हो जाएगी। अरे बता दो, अरे बता दो, उल्टा रिलेशन है ना, अरे है कि नहीं, है ना। तो आती हुई की, ये जब आ रही थी, कौन आ रही थी, सन रेज आ रही थी, तो इसकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य क्या थी, कम थी, कम थी, ये कम थी, ये कम थी, ये कम थी, तो ये क्या थी, ज्यादा थी। तो एनर्जी ज्यादा थी तो फटाक से आ गई। अरे बात समझे कि नहीं समझे। और जैसे ही टकराई तो इसने इसको एनर्जी दे दी, पृथ्वी को टकराई तो एनर्जी दे दी पृथ्वी को, और जैसे ही टकराई पृथ्वी को एनर्जी दे दी, इसका मतलब इसकी एनर्जी तो कम हो गई और वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, और वेवलेंथ यूं हो गया। और यूं आते होगे तो कोई रोक लेगा जिसमें एनर्जी ना हो। अरे आप यूं सोचो, आप मान लो ऐसे बिल्कुल भागते हुए आपको कहीं दीवार के टकरा जाए एकदम से, तो जैसे स्पीड से जाओगे ना, टकराने के बाद जैसे मुड़ोगे, जैसे चलते हुए आओगे, तो फिर कोई रोक लेगा, क्योंकि एनर्जी तो खत्म होगी टकरा के। वही बात यहां हुई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो ये बात थी कि तो आपको क्या आंसर करना है, आती हुई की एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। आती हुई की एनर्जी कम ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, और जाती हुई की वेवलेंथ जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होती है और एनर्जी कम होती है। यही आपको आंसर करना था, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, और ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, सही बताना, अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से। तो मैंने क्या आज बताया आपको, देखो कितने क्वेश्चन यहां से आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, दिमाग खराब नहीं करना है, 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको जो याद रखनी है वो क्या रखनी है कि जो सबसे पहले बात कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता क्या है, अगर ये नेचुरल नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, पहली बात। और ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक तापन होगा, तो ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे। दूसरी बात, आपसे सीधा सा कोई पूछे कि अर्थ का, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो आप बताओगे +15 डिग्री सेल्सियस। कितना है, लो मैं आपको सारी चीज लिख देता हूं जो याद करनी है, ठीक है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, +15 डिग्री सेल्सियस, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम सारी की सारी नेचुरल गैसेज को, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनको सारियों को हटा दें, कुछ भी ना छोड़ें, तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -19 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और कहीं -18 मिलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नीचे लिखे हुए में से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और CFC, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहा हूं, स्ट्रेटोस्फेरिक की नहीं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन N2O नोट NO2, N2O करना है, N2O, ठीक है। और क्या करोगे, N2O के बाद और क्या करोगे, और कर दो वाटर वेपर, और एक और बता देता हूं, लिख लेना, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सारी की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। और याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बहुत बार पूछ लेते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बात हो गई, 3 बात हो गई जो याद रखनी है। चौथी बात आपको क्या याद रखनी है कि आती हुई क्यों नहीं रुकती, जाती हुई क्यों रुक जाती है, तो आपको याद रखना है कि आती हुई की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य वो क्या होती है, कम होती है और एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि जाती हुई की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है और एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये बात आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इतनी बात अगर याद रख लेते हो और इस कंसेप्ट को समझ लेते हो तो मेरे हिसाब से इतनी देर के लिए इतने 4-5 क्वेश्चन करना मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा बर्डन नहीं देना, ठीक है ना। तो इसी तरह अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और खुशी से पढ़ते रहें। आसपास नेगेटिविटी ना दें, आने दें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारी टेंशनें आती है जीवन में, बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा अब क्या होगा, और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन हो रही है एग्जाम कब होगा, क्या होगा। एकदम से अगर डेट आ जाएगी ना एग्जाम की तो दिक्कत हो जाएगी, देख लेना
ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अपनी कंटिन्यू तैयारी रखो, ठीक है ना। ये कभी भी भरोसा मत करो कब होगा क्या होगा, आपको क्या है, एग्जाम तो होना है, इट्स क्लियर ना, ये बात क्लियर है बिल्कुल, एग्जाम होना है ना, तो बस आपको देना है, तो आप हमेशा तैयार रहिए, अच्छे से तैयार रहिए, ठीक है ना। ये फालतू की बातें मत सोचिए और चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें और खुश रहें। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप प्लीज हमेशा खुश रहे और इसी तरह से तैयारी करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।